ओके तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना चैप्टर नंबर 12, दैट इज ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट का मीनिंग हम सब लोग जानते हैं, जो अपना सेकंड वर्ड है दैट इज एंगेजमेंट। तो रियल लाइफ में एंगेजमेंट क्या होता है? एक लड़का है एक लड़की है, आपस में आके उन्होंने एक दूसरे को रिंग पहनाई और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया एक दूसरे से कि हम तुम्हारा साथ देंगे, हम फ्यूचर में आगे साथ में रहने वाले हैं, कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, इसको ही हम क्या कहते हैं? एंगेजमेंट। तो यहाँ पर हमें रियल लाइफ एंगेजमेंट के बारे में बात नहीं करनी है, यहाँ पर हमें किसके बारे में बात करनी है? ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में बात करनी है। ठीक है, लेकिन हम कनेक्ट किससे करेंगे? रियल लाइफ एग्जाम्पल से करेंगे। तो वहां पर वो दोनों जब एंगेजमेंट कर रहे थे तो वो दोनों एक दूसरे को क्या पहनाते हैं? रिंग पहनाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग अगर बात करें तो पहले तो देखो दो पार्टीज कौन होती है। एक पार्टी कौन रहेगी? हमारी ऑडिटर, और सेकेंड पार्टी कौन रहेगी? हमारी ऑडिटी। अब ऑडिटर तो कौन होता है? वो पार्टी जो कि क्या परफॉर्म कर रहा है? ऑडिट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, और ऑडिटी जिसकी वो ऑडिट परफॉर्म कर रहा है। एग्जाम्पल कंपनी हो गई या फिर एलएलपी हो गई। ठीक है, अब रियल लाइफ में बोलो कि दूसरे को क्या पहनाते हैं? रिंग पहनाते हैं। अब यहाँ पर रिंग तो पहनाएंगे नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर उनका क्या साइन होगा? एक अग्रीमेंट साइन होगा, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। तो जो रिंग थी यहाँ पे रिंग की जगह पे क्या आ जाएगा? वो कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो उस अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। तो याद रखना पूरे चैप्टर में ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ऑडिटर, ऑडिटी और जो उनके बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, रिंग है। वो रिंग क्या है यहाँ पे? ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है। ठीक है, अब देखो दो पार्टीज तो हो गई, अब इनके बीच में ये जो अग्रीमेंट है ये क्यों होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा? तो इसके लिए है ना कुछ कुछ हमें सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, अब जैसे अपने नॉर्मल लाइफ में क्या होती है? तो लव मैरिज होती है जिसमें डायरेक्टली दो पार्टीज आपस में मिलते हैं और वो अग्री कर लेते हैं कि हाँ हमें साथ में रहना है। और एक क्या होती है? अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज में हमारे पास क्या आते हैं? ऑप्शंस आते हैं ना, और फिर हम उस ऑप्शंस में से सिलेक्ट करते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है, जो आपके दो तरीके हम लोग कह सकते हैं ऑडिट एंगेजमेंट करने के। वो दो तरीके क्या हैं? एक तो है हमारा 1-to-1 कम्युनिकेशन, और जो हमारा सेकेंड तरीका है वो हमारा क्या रहेगा? टेंडरिंग प्रोसेस। तो 1-to-1 के लिए आप कैसे याद करो? ये लव मैरिज वाला है। ठीक है, और टेंडरिंग प्रोसेस के लिए आप कैसे याद करो? ये वो अरेंज मैरिज वाला है। तो 1-to-1 में सिर्फ दो पार्टीज जो इन्वॉल्व हैं वो कौन सी इन्वॉल्व रहेगी? ऑडिटर और ऑडिटी इन्वॉल्व रहेगी। अब देख लेते हैं इसके स्टेप्स क्या रहेंगे 1-to-1 के। अब देखो एक चीज होती है ऑफर और एक चीज होता है एक्सेप्टेंस, है ना। ऑफर का मतलब क्या है? आप जैसे फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी को ऑडिट करवानी है तो वो क्या करेगी? ऑडिटर को जाके ऑफर करेगी डायरेक्टली कि तुम्हें हमारे कंपनी की ऑडिट करनी है क्या। ठीक है, फिर वो जो ऑडिटर है वो पूरी सारी चीजें कंपनी के बारे में एनालाइज करेगा और उसे लगेगा कि यार हाँ ये कंपनी जो है वो सही है, तो फिर वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1-to-1 में हम मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि एक कंपनी डायरेक्टली एक ऑडिटर के पास में गई है और उसने उसको ऑफर किया है आप हमारी कंपनी की क्या परफॉर्म करो? ऑडिट परफॉर्म करो डायरेक्टली। यहाँ पे जो सिर्फ दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, ऑडिटर और ऑडिटी। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर जो ऑडिटर है वो देख लेगा कि हाँ मेरे पास जिस कंपनी का ऑफर आया है, ठीक है, वो कंपनी सही है या नहीं है। तो बेसिकली वो उसकी प्रॉपर क्या करेगा? स्क्रीनिंग करेगा, चेकिंग वगैरह करेगा, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कंपनी में रिस्क कितनी है, कंपनी के लोग कैसे हैं। फिर अगर उसको सही लगेगा तो वो कंपनी को क्या बोलेगा? ठीक है अपन एक बार मीटिंग कर लेते हैं, है ना। यानी वो अभी एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है पहले। अब ऑब्वियसली से हम लोग भी होते हैं एंगेजमेंट वगैरह कर रहे होते हैं, तब डायरेक्टली जाके फर्स्ट टाइम में थोड़ी हाँ बोलोगे कि हाँ एंगेजमेंट कर ले, जानते हैं पहचानते हैं, उसके बाद अगर वो पर्सन सही लगा तो हम अग्री करते हैं। सिमिलरली वैसे ही यहाँ पर भी ऑडिटर ने देखा पूरी कंपनी को, उसके बाद में वो अपना विलिंगनेस देगा कि चलो ठीक है मैं इंटरेस्टेड हूं, पर उसके पहले एक बार मीटिंग करके सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस कर लेते हैं। तो अपना जो थर्ड स्टेप रहेगा उसमें वो क्या करेगा? प्री एंगेजमेंट मीटिंग करेगा, जहां पे वो सब कुछ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। अब क्या क्या चीजें डिस्कस करेंगे? जो भी चीजें उनको ऑडिट के टाइम पर काम आने वाली है। ठीक है,
तो बेसिक टर्म्स एंड कंडीशंस, सैलरी वगैरह आपकी क्या रहेगी, इन्वायरमेंट कैसा रहेगा, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे रहेंगे, ठीक है, कितने टाइम में आपको ऑडिट कंप्लीट करनी है, स्कोप ऑफ ऑडिट, स्कोप ऑफ ऑडिट में क्या जाएगा कि आपको क्या क्या चीजें चेक करनी है। जैसे मान लो अगर हम सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात करें तो आपके ऊपर कौन कौन से लॉज एप्लीकेबल है, तो ये सब बेसिक बेसिक बातें वो लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर सब कुछ सही रहा तो फाइनली वो लोग क्या साइन कर देंगे, मैनेजमेंट के साथ में एंगेजमेंट लेटर साइन कर देंगे, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखनी है, जो हमने प्री एंगेजमेंट मीटिंग की थी उसमें अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो वो डिस्क्लोज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, हमने चैप्टर नंबर 8 में याद है पढ़ा था ऑडिट का डेफिनेशन कि ऑडिट क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है, कोई भी ऐसी सिचुएशन या कंडीशन या सर्कमस्टेंस जिसकी वजह से ऑडिटर का क्या हैम्पर हो रहा है, इंडिपेंडेंस हैम्पर हो रहा है किसी भी रीजन की वजह से। फॉर एग्जाम्पल अगर जो ऑडिटर है वो ऑडिटर ने आपकी कंपनी में 30% के शेयर्स खरीद रखे हैं, क्या वो इंडिपेंडेंट होगा क्या? ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि वो उस कंपनी का ओनर है, वो भी कितने परसेंट का, 30%, ठीक है। तो अगर आपकी इस रीजन की वजह से इंडिपेंडेंस हार्म हो रही है तो ये वाली सारी चीजें भी आपको कहां बतानी है, प्री एंगेजमेंट मीटिंग में बतानी है। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी दो टाइप का, एक तो होता है एकदम बेसिक छोटा सा, मान लो आपने 0.1% होल्डिंग कर रखी है, 0.0001% होल्डिंग कर रखी है, इतनी से होल्डिंग से कोई फर्क पड़ने वाला है इंडिपेंडेंस पे? नहीं। तो बताना तो आपको तब भी पड़ेगा, डिस्क्लोजर आप तब भी दोगे, लेकिन ऑडिट छोड़ने की जरूरत है क्या आपको? ऑडिट छोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन वेरस जो हमने सेकेंड एग्जाम्पल लिया 30% वाला, वहां तो आपको ऑडिट कैसे भी करके छोड़नी ही पड़ेगी, ठीक है। तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का। ये टॉपिक अभी हम डिटेल में भी बात करेंगे थोड़ी सी देर में, अभी बस नाम याद रखो कि आपको बताना पड़ेगा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में। और अगर सब कुछ सही है तो फिर आप क्या कर लोगे, मैनेजमेंट के साथ में एंगेजमेंट लेटर साइन कर लोगे, ठीक। तो ये अपना कौन सा हो गया, 1 to 1। अब चलते हैं जो सेकेंड वाला, जो अपना अरेंज मैरिज वाला प्रोसेस होता है, वो कौन सा होता है, टेंडरिंग प्रोसेस। तो अब टेंडरिंग प्रोसेस में क्या होता है, जैसे अरेंज मैरिज में सोचो आपके पास बहुत सारे रिश्ते आते हैं, उसमें से जो आपको सबसे सूटेबल लगता है उसके साथ में मीटिंग करते हो, और उसके बाद अगर उस मीटिंग में सब कुछ परफेक्ट रहा तो फिर आप एंगेजमेंट के लिए हाँ बोल देते हो, ठीक है। सेम वैसे ही है, सबसे पहले जो यहाँ पर अपना स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा, प्री बिड मीटिंग रहेगी। यानी जो मैनेजमेंट है कंपनी का, वो कंपनी जो है वो अलग अलग ऑडिटर्स के साथ में जो है ना वो मीटिंग करेगी बताने के लिए, ठीक है, जो उनके स्पेसिफिकेशंस हैं, ऑडिट के टर्म्स एंड कंडीशन है, ऑडिट का स्कोप है, ठीक है। तो ये सब वो अलग अलग ऑडिटर्स के साथ में बात करेगी। तो जैसे वहां पे अलग अलग रिश्ते आ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग ऑडिटर के साथ में वो बात हो रही है, ठीक है। कौन कर रहा है, कंपनी। तो वो अलग अलग लोगों के साथ में बात करेगी, उसके बाद में सबसे बात कर ली। अब मान लो कि उसमें से 3 से 4 लोग हैं जिनको कंपनी की स्पेसिफिकेशन समझ में आ रही है कि हाँ हम यहाँ पर ऑडिट कर सकते हैं, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, हमारा टाइम मैच हो रहा है, हमारे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस सब कुछ मैच हो रहा है जो कंपनी को चाहिए। ये उन्होंने कैसे डिसाइड किया, मीटिंग में उनको समझ में आ गया कि हाँ सब कुछ सही है, ठीक है। फिर वो अपनी बिड सबमिट करेंगे, यानी वो अपनी एक्सेप्टेंस देंगे कि हाँ यार हम लोग आपकी कंपनी की ऑडिट करने के लिए रेडी हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, अपनी बिड सबमिट करेंगे, और उसके बाद में कंपनी के साथ जिसकी बिड सबसे बेस्ट मैच हो जाएगी कि हाँ ये हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है, तो कंपनी उसको एक्सेप्ट करके और उसके साथ में क्या कर लेगी, एंगेजमेंट लेटर साइन कर लेगी। तो ये 2 तरीके हैं, 1 to 1 भी कर सकते हो, यानी आप डायरेक्टली किसी एक ऑडिटर को अप्रोच कर लो, या ऑडिटर डायरेक्टली किसी एक कंपनी को अप्रोच कर ले, और लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। टेंडरिंग में कंपनी ने अलग अलग लोगों को अप्रोच किया है, जो सबसे बेस्ट लगेगा उसको कंपनी सेलेक्ट करके उसके साथ में एंगेजमेंट लेटर साइन कर देगी, ठीक है। चलो अब हम एक टॉपिक देख लेते हैं कि जो एंगेजमेंट लेटर बनता है, इश्यू होता है, साइन होता है, कब कब किस किस सिचुएशन पे उसको इश्यू और साइन होने की जरूरत होती है। तो ये देखो यहाँ पर 3 सिचुएशंस हैं जब एंगेजमेंट लेटर को इश्यू और साइन होने की जरूरत है। सबसे पहला तो बेसिक है, न्यू ऑडिट एंगेजमेंट। न्यू ऑडिट एंगेजमेंट क्या
कि आपकी कंपनी में पहले पहले बार कोई ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है तो आपको उसको देना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो उसमें तो आपको लेटर देना है। सेकंड है रेकरिंग। रेकरिंग का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूइंग या रेपिटेटिव, यानी अगर आपकी सेकंड टाइम ऑडिट हो रही है या थर्ड टाइम ऑडिट हो रही है तो क्या आप ऐसा सोचोगे कि एक बार दे दिया ना, हर साल कौन लेटर इशू करे? आप देखो यहाँ पर क्या चीज है, अगर हर साल सेम ऑडिटर ऑडिट कर रहा है तो आपको इशू करने के लिए कंपल्जन नहीं है, लेकिन अगर आपका ऑडिटर चेंज हुआ है तो आपको लेटर इशू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना, जब भी कोई न्यू ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आएगा उसको आप नया एंगेजमेंट लेटर इशू करोगे, ठीक है। लेकिन अगर वो ऑडिटर कंटिन्यूइंग ईयर्स में ऑडिट कर रहा है तो आप पहले वाला चला सकते हो। हम जानते हैं ना, एक ऑडिटर 5 साल तक ऑडिट कर सकता है, फिर रोटेशन एप्लीकेबल हो जाता है, तो वो 5 साल तक आप सेम लेटर चला सकते हो क्योंकि वो सेम ही बंदा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमने टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज किया, लेट्स से आपने स्कोप ऑफ ऑडिट में चेंज किया, ठीक है, आपने रेम्युनरेशन वगैरह चेंज किया, या आपने पीरियोडिसिटी कि कितने टाइम में ऑडिट होनी चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशंस आपकी जो भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज, इनमें चेंजेस कर रहे हो तो आपको नया लेटर इशू करना पड़ेगा। तो आप नया इशू कर लो या एग्जिस्टिंग वाले को अमेंड करके दे दो, वो आपकी जैसी भी मर्जी है। चेंजेस करने हैं तो आपको वो चेंजेस लेटर में इनकॉर्पोरेट करने ही पड़ेंगे। तो ये 3 सिचुएशंस हो गई जब आपको लेटर देने की जरूरत है, ठीक है। चलो, इसके बाद में 2 बेसिक टर्म्स हैं, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। वो वैसे हमने बात कर लिया है। ऑफर क्या होता है? जब एक पार्टी सेकेंड पार्टी को बोलती है आपको हमारी ऑडिट करनी है क्या, या फिर ऑडिटर भी बोल सकता है कि मुझे ऑडिट करनी है, आपको ऑडिटर चाहिए क्या, ठीक है। लेकिन ऑफर जो है वो ऑफर तो कर दिया, पर क्या वो ऑडिट एंगेजमेंट जब तक होगा, जब तक सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट नहीं करेगी, नहीं। तो एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑफर करने से ही बस काम नहीं हो जाएगा कि उसका जवाब आया नहीं आया, नहीं, एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हमने सब बेसिक बातें कर ली, 2 टाइप्स भी पढ़ लिए। अब चलते हैं, एक नोट वाला पॉइंट है, यानी यहाँ पे कुछ आपको बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले जो ऑडिटर है वो एक सर्टिफिकेट देगा, किसको? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को, जिसने भी उसको अपॉइंट करा है, ठीक है, चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने करा है, चाहे मेंबर्स ने करा है। अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी देर में अपॉइंटिंग अथॉरिटी के बारे में। तो अभी के लिए याद रखो कि ऑडिटर जो है उसको एक सर्टिफिकेट देना है कुछ बेसिक चीजों के बारे में, ठीक है। अब तुमने सुना होगा कि ऑडिट के ऊपर लिमिट्स एप्लीकेबल, यानी ऐसा नहीं है कि एक ऑडिटर एक साल में 100 या 500 ऑडिट कर सकता है। ऑब्वियसली वो कर ही नहीं सकता, इतनी तो उसके पास टाइम ही नहीं है, इतनी कैपेबिलिटी ही नहीं है कि तुम इतनी सारी ऑडिट्स एक साथ कर पाओ। तो इसीलिए उसके ऊपर कुछ लिमिट्स एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सीएस के ऊपर भी लिमिट्स एप्लीकेबल है कि आप एक साल में इतनी ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। और किसके ऊपर लिमिट्स एप्लीकेबल है? सीए के ऊपर भी। तो सीए के ऊपर तो है 20 की लिमिट कि आप एक साल में 20 ही कर सकते हो, वेयर एज जो सीएस है उसके ऊपर 10 और 5 की लिमिट्स है। अभी हम डिटेल उसकी भी देखने वाले हैं। तो अभी के लिए क्या याद रखो कि जितनी भी लिमिट्स आपके ऊपर एप्लीकेबल हैं, आप ये बताओ कंपनी को कि हमने लिमिट के विद इन ही काम करा है, यानी लिमिट्स एक्सीड नहीं हो रही, ठीक है। और ये बताना है आपको भाई सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। अभी हमने बात की ना कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा है तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना। तो जो बहुत ज्यादा वाला टर्म है वो क्या है? सब्सटैंशियल, ठीक है। इसके बाद में आपको बैन तो नहीं कर रखा, मान लो आपके ऊपर आईसीएसआई ने डिसिप्लिनरी एक्शन ले रखे हैं कि ऑडिट ही नहीं कर सकता या आपकी मेंबरशिप कैंसिल कर दी, तो ऐसे आपको बैन तो नहीं कर रखा, मना तो नहीं कर रखा। तो ये सारी आप क्या दोगे? डिक्लेरेशन दोगे कि ऐसा कुछ भी गलत नहीं है, मैं अच्छा बंदा हूं और मैं ऑडिट कर सकता हूं। किसको दोगे आप? अपॉइंटिंग अथॉरिटी को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक वही है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी क्या होता है। अच्छा, एक होती थी हमारी ऑडिटी, जो हमने बिगनिंग में बात की कि ऑडिटी क्या होती है, जिसकी आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, और एक होती है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। अब अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो पर्सन है उस ऑडिटी के अंदर जो आपको एक्चुअल में अपॉइंट कर रहा है। जैसे अगर हम लोग बात करें किसके बारे में? एक कंपनी के बारे में। तो कंपनी में अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर मेंबर्स हो सकते हैं। अब इसकी अलग अलग सिचुएशंस हैं। जैसे अगर हम बात करें फर्स्ट ऑडिटर की, जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के बाद पहली बार अपॉइंट होता है, ठीक है, तो उसको कौन अपॉइंट करते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
BR पास करके। लेकिन जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स होते हैं, फ्यूचर वाले सारे ऑडिटर्स होते हैं, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? मेंबर्स अपॉइंट करते हैं जनरल मीटिंग में, ठीक है। तो फर्स्ट वाले की अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन हो गई? बोर्ड। और सब्सिक्वेंट की कौन हो गई? मेंबर्स। ये मैं बात कर रही हूँ स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो सीए होता है, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्रेटेरियल ऑडिटर की या हम लोग बात करें इंटरनल ऑडिटर की, तो इन दोनों के केस में मेंबर्स अपॉइंट नहीं करते हैं। तो जो सीएस है और जो इंटरनल ऑडिटर है उसको अपॉइंट करने वाला कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है। तो वहां पर अपॉइंटिंग अथॉरिटी बोर्ड हो जाएगी। तो ये तो हमने बात कर ली किसकी? अगर ऑडिटिंग कंपनी है तो फिर बोर्ड या फिर मेंबर्स हो जाएंगे। लेकिन जरूरी है क्या कंपनी हो? एलएलपी भी तो हो सकती है, पार्टनरशिप फॉर्म भी तो हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, ठीक है। तो इनमें जो भी बंदा अपॉइंट कर रहा है, अब एलएलपी है तो एलएलपी के केस में या तो कौन होंगे? डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे या नॉर्मल पार्टनर्स होंगे। पार्टनरशिप फर्म में भी नॉर्मल पार्टनर्स होंगे, या हो सकता है ये अपने किसी एम्प्लॉय को बोल दे कि भाई तू अपॉइंट कर लेना, तो वो हो जाएगा। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो कौन होगा? वो जो सोल प्रोप्राइटर है वो खुद ही हो सकता है, या उसने अपने किसी एम्प्लॉय को बोल दिया तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीजें याद रखना। इसके अलावा जैसे मान लो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, उनकी फर्म है, या स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उनकी फर्म है, तो ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि अगर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एलएलपी हैं, ठीक है, या पार्टनरशिप है, तो जैसा आपका टाइप ऑफ एंटिटी है ना, उस अकॉर्डिंग आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी चेंज हो जाएगी। मान लो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स एलएलपी फर्म है, तो उस केस में कौन हो जाएंगे? डीपीज वगैरह हो जाएंगे, ठीक है। अगर नई कंपनी है तो कंपनी के केस में कौन हो जाएंगे? भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर मेंबर्स, एज द केस में भी। तो जैसा आपका फर्म है उस अकॉर्डिंग डिपेंड कर लेगा कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी जो है वो क्या हो जाएगी, ठीक है। तो डिफरेंस याद रख लेना बिटवीन ऑडिटी। ऑडिटी तो वो है जिसकी ऑडिट हो रही है, तो जो बिजनेस एंटिटी है, और अपॉइंटिंग अथॉरिटी कौन है? जो अपॉइंट कर रहा है। तो ये यहाँ पे आपको पूरा गिवन है अलग अलग सिचुएशंस में, ठीक है। इसके बाद में अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज कम्युनिकेशन टू प्रीवियस ऑडिटर। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर एक पर्सन ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन लगा दिया है सीएस एक्ट ने कि आपके पहले जो ऑडिटर था ना, आपको उस बंदे को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ठीक है, कि आप पहले काम कर रहे थे, ऑडिट कर रहे थे इस कंपनी में, अब वो ऑडिट मेरे पास में आई है, तो आप उस वाले पर्सन को कम्युनिकेट करो, और कम्युनिकेट करके 7 डेज तक वेट करो, ठीक है। वो बंदा आपको रिप्लाई कर देगा। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कंपनी गलत है, या कंपनी ने उसको फ्रॉड करके बाहर निकाल दिया पहले वाले ऑडिटर को, तो ये सब चीजें वो आपको बता सकता है, ठीक है। अगर उसको लगता है नहीं कोई इशू नहीं है तो वो आपको बोल देगा हाँ आप ऑडिट कर लो। तो आपको क्या करना है? उसको कम्युनिकेट करना है कि मैं ऑडिट करने वाला हूँ। फिर आपको 7 डेज तक वेट करना है। 7 डेज तक उसका रिप्लाई आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो फिर आप अपनी ऑडिट एक्सेप्ट कर सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया तो आप किस में फॉल करोगे? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ठीक है। तो ये याद रखना कि ये एक ड्यूटी बनती है कि आपको करना ही करना है, नहीं किया आपने तो आप प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आपको पता ही होगा, सीएस एक्ट में गिवन होते हैं, हमने पढ़े हैं पिछले साल कंपनी लॉ का जो पार्ट सी आता था उसे मिसकंडक्ट है ना, कि अगर एक प्रोफेशनल ये सारे काम नहीं करता है तो वो मिसकंडक्ट में फॉल करेगा और उसके ऊपर बहुत सारी पेनल्टीज वगैरह एप्लीकेबल हो जाएंगी। तो वो ये चीज यहाँ पे याद रखना, ये नहीं किया तो मिसकंडक्ट में फॉल करेगा, ठीक है। तो इसके बाद में एक चीज ये है कि अब यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि आपको प्रीवियस ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, लेकिन एक सीएस तो ऑडिटर के अलावा भी तो बहुत सारे काम कर सकता है ना, ठीक है। तो अब एक सीएस जो है ना, जो भी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के सारे काम हैं, वो सारे काम करने से पहले अपने प्रीवियस वाले बंदे को कम्युनिकेट करना है। अब देखो वो जो सीएस है वो कौन कौन से काम कर सकता है। एक तो हमने बात की कि वो क्या कर सकता है, सेक्रेटेरियल ऑडिट कर सकता है, मोस्ट कॉमन, ठीक है। अब सेक्रेटेरियल ऑडिट लिस्टेड कंपनीज की भी होती है, अनलिस्टेड की भी होती है। लिस्टेड वालों की हो रही है तो उनके ऊपर एलओडीआर एप्लीकेबल हो रहा होगा, अनलिस्टेड वालों के ऊपर सेक्शन 204 ऑफ कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो रहा होगा। तो बेसिकली आप किसी भी कंपनी की ऑडिट कर रहे हो तो ये ऑडिट एक्सेप्ट करने से पहले आपको कम्युनिकेट करना है किसको? प्रीवियस ऑडिटर को। तो ये
तो बेसिक काम है, पर इसके अलावा भी तो बहुत सारे काम होते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा एनुअल रिटर्न, सीएस का काम होता है एनुअल रिटर्न को साइन भी करना और एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई भी करना। साइन करने के लिए कौन सा फॉर्म जाता है, MGT 7, और सर्टिफाई के लिए कौन सा फॉर्म है, MGT 8। तो ये दोनों भी किसके काम है, सीएस के काम है। तो आपको लॉ क्या बोल रहा है कि आप सिर्फ ऑडिट कर रहे हो तब नहीं बताना है, आप कोई सा भी सीएस का काम कर रहे हो। तो यानी अब जिस बंदे ने पहले एनुअल रिटर्न को साइन और सर्टिफाई किया है ना, उसको भी बताना पड़ेगा अगर आप अभी साइनिंग और सर्टिफाई कर रहे हो। तो लेट्स से ए वाला बंदा है जिसको कंपनी ने हायर किया कि अभी तुम साइन और सर्टिफाई करो, और ए से पहले बी ने किया था, तो ए की ड्यूटी बनती है कि वो बी को कम्युनिकेट करे। ठीक है, अब और क्या काम कर सकता है सीएस, इंटरनल ऑडिट भी कर सकता है। ठीक है, एक ड्यू डिलिजेंस रिपोर्टिंग होती है बैंक्स की, जिसमें वो क्या करता है, बैंक्स के जो भी कस्टमर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा वैल्यू में लोन वगैरह ले रहे हैं बैंक से, तो उनका बैकग्राउंड चेकिंग वगैरह करवाते हैं। ठीक है, बैंक्स, तो वो भी काम सीएस कर सकता है। तो उस सिचुएशन में भी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले कम्युनिकेट करना पड़ेगा। इसके बाद में आप एलओडीआर रेगुलेशंस पढ़ते हो, उसमें बहुत जगह पे सीएस से हमें सर्टिफिकेट्स लेने होते हैं कि ये सब चीजें प्रॉपर है या नहीं है। जैसे शेयर ट्रांसफर के सर्टिफिकेट्स होते हैं, ट्रांसमिशन के सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो इन पे भी सीएस जो है वो सर्टिफाई करके देता है कि सब कुछ प्रॉपरली हुआ या नहीं हुआ। डायरेक्टर्स जो हैं वो डिबैर्ड तो नहीं है, डिस्क्वालिफाइड तो नहीं है, इसके ऊपर भी सीएस सर्टिफिकेट बना के देता है। ठीक है, देन रिकंसिलिएशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑडिट, जो कैपिटल कंपनी ने इशू करा, जो कैपिटल मार्केट में है लोगों के पास में, जो कैपिटल डिपॉजिटरी के पास में है, उन सबको क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं कि टोटल जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं रिकंसिलिएशन। तो ये जो सीएस है उसके अलग अलग कुछ ड्यूटीज होती हैं, उसकी लिस्ट गिवन है। उन सबसे पहले, एक्सेप्ट करने से पहले, सीएस को पहले वाले बंदे को क्या करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, और फिर 7 डेज के लिए उसको वेट करना होता है। तो ये पूरा ध्यान रखना। यहाँ पे आपको लिस्ट गिवन है जो अभी अपने यहाँ पे एग्जाम्पल लिए थे। ठीक है, तो जो वो पहले वाले बंदे को कम्युनिकेट करेगा ना, अब हमने देखा वो जो बहुत सारे काम कर रहा है, तो हम प्रीवियस ऑडिटर नहीं बोलेंगे, प्रीवियस इनकम्बेंट बोलेंगे। इनकम्बेंट का मतलब क्या होता है, जो काम अभी आप कर रहे हो वो आपसे पहले किसी ने कर लिया हो। तो ठीक है, तो वो चीज याद रखना। चलो, और उसके बाद में जो हमने एग्जाम्पल लिए वो आपको सब यहाँ पे दिख जाएंगे क्या क्या सीएस के काम है। इसके बाद में हम लोग एक, आपको यहाँ पे फॉर्मेट गिवन है जो ये कम्युनिकेशन करनी है, जैसे अपन इंग्लिश में फॉर्मेट्स पढ़ते थे वैसा फॉर्मेट है, तो ये आप देख लेना, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, तो अच्छे से जो भी डीडी में फॉर्मेट्स हैं वो देख के जाने हैं। चलो, इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज टर्म्स एंड कंडीशन। अब ऑडिट एंगेजमेंट हमने अभी बात की थी, लेटर बनाओगे तो उसमें आप क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन डालोगे, क्यों करनी है ऑडिट, कैसे करनी है, दोनों की क्या ड्यूटीज हैं, ऑडिटर की, ऑडिटी की, रिस्क कितनी है, प्लानिंग वगैरह। तो ये सब बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो आप एंगेजमेंट लेटर में डाल दोगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑडिट फीस। अब ऑडिट फीस की अगर हम लोग बात करें तो पहले तो ये चीज याद रख लो, फीस किसी भी एक्ट में गिवन है क्या, किसी भी एक्ट में गिवन नहीं है। ठीक है, तो फीस आप कैसे डिमांड करोगे, रीजनेबल, कि आप जितना काम कर रहे हो, मार्केट में क्या चार्जेस चल रहे हैं, उस अकॉर्डिंग आप फीस डिमांड कर सकते हो। तो अनरीजनेबल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा हाई भी नहीं होनी चाहिए क्या, मान लो 5 करोड़ रुपए एक ऑडिट के, और बहुत ज्यादा लो भी नहीं होने चाहिए कि 10 रुपए दे देना, नहीं, फीस रीजनेबल ही होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक चीज ये है कि ऑडिटर जो है वो फीस चार्ज नहीं कर सकता है कंटिंजेंट बेसिस पे और परसेंटेज बेसिस पे। अब देखो, परसेंटेज बेसिस और कंटिंजेंट बेसिस क्या होता है, पहले हम लोग बात कर लेते हैं कंटिंजेंट बेसिस की। कंटिंजेंट का मतलब होता है डिपेंडेंट अपॉन फ्यूचर सिचुएशंस। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, वो ऑडिटर को क्या बोल रही है, अगर आपका ओपिनियन अनक्वालिफाइड ओपिनियन आता है, अनक्वालिफाइड ओपिनियन क्या होता है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी एकदम बढ़िया क्लीन रिपोर्ट, तो हम आपको फीस नहीं देंगे क्योंकि हमारी कंपनी में कोई गलतियां नहीं निकली हैं। अरे भाई, ऐसा थोड़ी होता है, उसने ओपिनियन देने के लिए फीस थोड़ी ना मांगी थी, वहां पे उसने तो ऑडिट करने की फीस मांगी थी। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर ही ओपिनियन आया ना तो हम फीस नहीं देंगे, या अगर ऐसा हुआ तो हम फीस नहीं देंगे, नहीं, फीस आपको पहले से डिसाइड करनी है और आपको देनी पड़ेगी। या फिर कंपनी क्या बोल रही है कि आप सब कुछ कैलकुलेशन वगैरह करो, ठीक है, और आप जो है ना, जितने आपने एरर्स निकाले होंगे, ठीक है,
मॉनेटरी टर्म्स में। लेट्स से अगर आपने एरर्स निकाले हैं 10 लाख के ट्रांजैक्शन में, तो हम आपको इसका 10% फीस दे देंगे। यानी आप परसेंटेज बेसिस पे फीस दे रहे हो। क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आपकी फीस प्री डिसाइडेड होनी चाहिए, ना आपके कंटिजेंट बेसिस पे होगी कि फ्यूचर के अकॉर्डिंग डिसाइड कर रहे हो, ना आपकी किस बेसिस पे होनी चाहिए, परसेंटेज। अगर आपने इन दोनों बेसिस पे ली तो अगेन आप किस में फॉल करोगे? मिसकंडक्ट में फॉल कर जाओगे। तो ये चीज याद रखना, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? ऑडिटर की इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंस हमें पता है कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर एक ऑडिटर इंडिपेंडेंट ही नहीं है तो ऑडिट का कोई सेंस ही नहीं बनता है फिर तो, ठीक है। तो अब जो हम इंडिपेंडेंस देखने वाले हैं वो हम दो टर्म्स में देखने वाले हैं। एक तो हम देखने वाले हैं कंपनीज एक्ट ने क्या दिया है, किस केस में? स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के केस में। और एक हम देखेंगे सीएस एक्ट ने क्या दिया है, किस केस में? सीएस के केस में। तो यहाँ पे उसने सीएस एएस दे रखे हैं, वहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं कंपनीज एक्ट से। तो अब देखो जो कंपनीज एक्ट है उसके यहाँ पे डिटेल नहीं गिवन है, बहुत ही शॉर्ट में जो समरी होती है ना, आपकी बुक में समरी ही दे रखी है, तो हमें डिटेल में देखना भी नहीं है। डिटेल में हम लोग सीजी में पढ़ने वाले हैं इस चीज को, ठीक है। यहाँ पर आपका ओनली समरी है। तो अब देखो कोई ऐसा पर्सन जो कंपनी में क्या कर रहा है, कोई इंटरेस्ट, मान लो उसने कोई शेयर्स खरीद रखे हैं आपकी कंपनी के, या कोई अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी खरीद रखी है, तो वो बंदा कैसा हो जाएगा? इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया? सिक्योरिटी या इंटरेस्ट, ठीक है। फिर ऐसा हो सकता है कि उसने कंपनी को गारंटी दे दी है किसी और के बिहाफ पर, ठीक है। अब गारंटी कैसे दे दी? फॉर एग्जाम्पल मान लो एक ए नाम का पर्सन है जिसने कंपनी से 50 लाख का लोन दिया है, तो जो अपना ऑडिटर है बी, वो कंपनी को गारंटी दे रहा है कि अगर ए ने पेमेंट नहीं किया ना तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो बी ने क्या करा? बी कौन है? ऑडिटर। बी ने कंपनी को गारंटी दी कि ए ने पेमेंट नहीं किया तो मैं पेमेंट कर दूंगा। तो अगेन यहाँ पे बायसनेस आई गई ना कि वो कंपनी को उधार चुका रहा है किसी का, तो वो चीज भी नहीं होनी चाहिए। तो गारंटी वारंटी भी प्रोवाइड नहीं करनी है आपको, ठीक है। इसके अलावा थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्या है? इनडेटनेस, कि आपने कंपनी से क्या ले रखा है? लोन वगैरह ले रखा है, तो लोन वगैरह भी आपको नहीं लेना है। इसके बाद में आप कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो मिलकर, ऑब्वियसली बात है आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। और दूसरा लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है कि अगर आपका कोई भी रिलेटिव कंपनी में क्या है? एम्प्लॉय है या कंपनी में डायरेक्टर है, ठीक है, तो आपका जो रिलेटिव है वो एक रिलेटेड पार्टी में आप आ जाओगे, तो वो भी चीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, कंपनीज एक्ट में गिवन है। अगर आपने इन सब में इन्वॉल्व हुए तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे और आप ऑडिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कौन कौन से हुए? सिक्योरिटी और इंटरेस्ट नहीं होल्ड करना है, किसी को गारंटी कंपनी को नहीं देनी किसी के बिहाफ पे, देन लोन वगैरह नहीं है, बिजनेस रिलेशनशिप नहीं है, और आपका कोई रिलेटिव एम्प्लॉयमेंट में नहीं है या डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये और याद रखना जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट्स हैं एम्प्लॉयमेंट और डायरेक्टर वाले के अलावा, वो सब कैश कंपनीज पे एप्लीकेबल है, यानी कंपनी के ऊपर तो एप्लीकेबल है ही, होल्डिंग सब्सिडरी एसोसिएट कंपनीज जो हैं इनके ऊपर भी क्या है? वो एप्लीकेबल है, ठीक है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। इसके बाद में कंपनीज एक्ट का तो हो गया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक सीएस एक्ट का है। तो सीएस एक्ट भी क्या बोलता है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप ऑडिटर हो तो आपको इंडिपेंडेंट होना है। तो आपका क्या नहीं होना चाहिए? सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। याद रखना, हमने बिगिनिंग में भी बात की थी, 2 चीजें होती हैं, एक होता है नॉर्मल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और एक होता है सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो जो नॉर्मल वाला है उसका तो क्या मतलब है? छोटी मोटा इंटरेस्ट है, हो सकता है, लेकिन सब्सटैंशियल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब वो सब्सटैंशियल कैसे नहीं होना चाहिए उसको भी देखने के लिए हमारे पास 2 सिचुएशंस है। अब देखो, या तो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो 2 पार्टीज के बीच में हो, जिसमें से एक पार्टी ऑडिटर हो और एक पार्टी कौन हो? कंपनी हो, ठीक है। इसका मतलब क्या कि जो ऑडिटर है उसने कंपनी के साथ में ऐसा कुछ चीज कर रखी है जिसकी वजह से उसकी इंडिपेंडेंस हार्म हो, ठीक है। अभी हम देखेंगे एग्जांपल्स। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ऑडिटर जो है वो 2 पार्टीज की ऑडिट कर रहा है, 2 कंपनीज की ऑडिट कर रहा है, और ये 2 कंपनीज का आपस में क्या है? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो अगेन ऑडिटर का भी क्या आ जाएगा? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। यानी एक चीज याद रखना,
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पढ़ने के लिए हमें दो सिचुएशन ध्यान रखनी है। या तो कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्ट किसके बीच में आएगा, ऑडिटर या कंपनी के बीच में, या जो कॉन्फ्लिक्ट है वो डायरेक्ट ऑडिटर और कंपनी के बीच में नहीं है, वो इसीलिए आ रहा है क्योंकि ऑडिटर कॉमन है दो कंपनीज के बीच में, जिन दो कंपनीज का आपस में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पहले हम कौन सा देख रहे हैं, ये वाला जिसमें ऑडिटर कॉमन है, इसके हम 2-3 एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, एक कंपनी है पीक्यूआर लिमिटेड। ये दोनों कंपनीज आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है, और इन दोनों का कॉमन ऑडिटर है मिस्टर ए। तो अब क्या ये चीज सही है? हो सकता है कि एबीसी इसको पैसे खिलाए और क्या बोले कि तू पीक्यूआर की इंफॉर्मेशन हमें लीक करके दे दे, कि ये लोग क्या करने वाले हैं। तो गलत हो जाएगा ना कि वो उन दोनों कंपनीज की ऑडिट कर रहा है जो आपस में क्या है, कॉम्पिटिटर्स हैं। तो यहाँ पर ऑडिटर और कंपनी का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, पर कॉन्फ्लिक्ट क्यों आया, क्योंकि वो कॉमन ऑडिटर है ऐसी दो कंपनीज का जो कॉम्पिटिंग कंपनीज है, ठीक है। या फिर मान लो एबीसी और पीक्यूआर का आपस में कोई कोर्ट में केस चल रहा है, लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, और इनका मिस्टर ए कॉमन ऑडिटर है। तो अगेन वो दो कंपनीज क्या है, प्रॉब्लम में है, डिस्प्यूट में है, तो भी अगर ऑडिटर कॉमन है तो प्रॉब्लम आ ही जाएगी, तो वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसमें याद रखो कि दो कंपनीज आपस में या दो ऑडिटीज का प्रॉब्लम है और ऑडिटर कॉमन है, वो भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर तुमने पढ़ा होगा एक होता है लाइसेंसर, एक होता है लाइसेंसी। तो जो लाइसेंसर है वो किसी भी चीज को यूज करने का लाइसेंस देता है और बदले में लाइसेंसी उसको क्या पे करता है, रॉयल्टी पे करता है, ठीक है। अब मान लो कि इन दोनों का ना किसी एक मैटर पे प्रॉब्लम चल रही है, इसको नहीं पता कि कितनी रॉयल्टी चार्ज करूं, ठीक है। मान लो ये रॉयल्टी ज्यादा चार्ज करना चाहता है और एक कम रॉयल्टी देना चाहता है, ठीक है। इनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं। अब अगेन इनके बीच में प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों गए सेम ही पर्सन के पास में, मान लो सीएस के पास में एडवाइस मांगने। एक ही मैटर पे तुम दो ऐसी पार्टीज को एडवाइस दोगे जो ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे के, तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा ही ना। या तो वो इसको फेवर करेगा या वो लाइसेंसी को फेवर करेगा रॉयल्टी के मैटर्स में। तो इसीलिए कॉमन मैटर है, कॉमन प्रॉब्लमैटिक मैटर है, तो दोनों मैटर्स एक के पास आएंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है एक को फेवर करेगा, तो इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड, उसकी ऑडिट करी थी मिस्टर ए ने। अब ये जो एबीसी लिमिटेड है ना, ये वाली कंपनी की इसने जब ऑडिट की होगी तो ऑब्वियसली इसने कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड की होगी, क्योंकि ऑडिट करेगा तो इंफॉर्मेशन तो जाएगी ही जाएगी, ठीक है। अब मान लो ये एबीसी जो लिमिटेड है ना, ये कुछ टेंडर के लिए अप्लाई करने वाली थी, गवर्नमेंट के टेंडर के लिए। ऐसा किसको पता चल गया, मिस्टर ए को पता चल गया। कैसे, वो ऑडिट कर रहा था। अब एक दूसरी कंपनी है, मान लेते हैं पीक्यूआर लिमिटेड। ये पीक्यूआर लिमिटेड मिस्टर ए के पास में आती है, ऑडिट करवाने नहीं आती है, एडवाइजरी सर्विसेज मांगने के लिए आती है। लेकिन किस मैटर पे, उसी टेंडर वाले मैटर पे, जिस टेंडर की इंफॉर्मेशन एबीसी के बारे में इंफॉर्मेशन मिस्टर ए के पास में है। तो क्या वो चीज सही है? यानी मिस्टर ए ने कोई इंफॉर्मेशन ऑडिट करते टाइम उसको मिल गई, मान लो टेंडर के बारे में, और उसी सेम मैटर पे वो एडवाइस करने वाले किसी दूसरी कंपनी को, तो ये वो इन्फॉर्मेशन बता देगा ना कि यार एबीसी इतना इतना बिड भर रही है, इतने इतने पैसे जो है वो चार्ज करने वाली है, तुम उससे कम कर लो तो तुम्हें मिल जाएगा, फिर तो चीटिंग हो गई। तो उसको ये वाला मैटर एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए। यानी बेसिकली तुम कितने भी एग्जाम्पल ले लो, हर एग्जाम्पल में वो क्या बोलेगा कि दो जो कंपनीज हैं या दो जो एंटिटीज हैं, क्लाइंट्स हैं, वो आपस में ऑपोजिट्स हैं, ठीक है, कॉन्फ्लिक्टिंग है, और कॉमन ऑडिटर है या कॉमन प्रोफेशनल है, तो इंडिपेंडेंस हार्म हो रही है, हमें वो काम करना ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हमें याद रखनी है। तो ये तो कौन सा हो गया, वो फर्स्ट वाला। अब चलते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाले में क्या है, जहां पे डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट है, किस किस के बीच में, ऑडिटर के बीच में, और किसके बीच में, ऑडिटी के बीच में, ठीक है। तो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वाले सिचुएशंस में क्या क्या आ जाएगा, कुछ कुछ परसेंटेज वगैरह आ जाएंगी जो अभी हमें यहाँ पर देखनी है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है सबसे पहले कि कब कब उसका सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट माना जाएगा। तो फर्स्ट क्या बोला है, या तो ऑडिटर, ऑडिटी का शेयर कैपिटल में परसेंटेज होल्डिंग उसकी कितनी है, मोर देन 2%, 2% से ज्यादा, या फिर उसके शेयर्स की नॉमिनल वैल्यू, याद रखना मार्केट वैल्यू नहीं है,
मार्केट वैल्यू जो है वो कम भी हो सकती है 50,000 से, ज्यादा भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू पे क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हें नॉमिनल वैल्यू वाला आंसर करके आना है कि नॉमिनल वैल्यू कितने हैं, अगर 50,000 से ज्यादा है तो सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक है। या फिर 2% ऑफ पेड अप कैपिटल से ज्यादा होल्ड कर रखा है तो भी क्या हो जाएगा, सब्सटैंशियल। इससे कम है तो कर सकता है, डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, ठीक है। सेकेंड वाला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला है, इनडेटनेस। इनडेटनेस मतलब लोन वगैरह ले रखा हो आपने, तो जो आपने लोन वगैरह ले रखा है उसकी वैल्यू कितने से एक्सीड कर रही है, 5,000 रुपीज से एक्सीड कर रही है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि कुछ कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पर आप वैल्यू नहीं देखोगे, ठीक है। आप सिचुएशन के बेसिस पर ऐसा बोल सकते हो कि इसकी इंडिपेंडेंस हार्म होगी। लेट्स से जो ऑडिटी कंपनी है, ऑडिटी कंपनी ने ऑडिटर कंपनी की हेल्प की थी उस सिचुएशन पे जब उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। मान लो कोविड के टाइम पे ऑडिटर जो कंपनी, ऑडिटी जो कंपनी थी उसने ऑडिटर को हेल्प की उसकी वाइफ की जान बचाने में, ठीक है। मान लो ऑडिटर था मिस्टर ए, उसकी जो वाइफ थी वो बीमार चल रही थी कोविड की वजह से, उसके पास पैसे वैसे नहीं थे, तो उस टाइम में फाइनेंशियल हेल्प तो की ही की और साथ ही साथ मान लो मेडिसिन अरेंज करने में हेल्प की या डॉक्टर्स वगैरह को अरेंज करने में हेल्प किया था। तो वो सब जो हेल्प वगैरह वहां पे किया था, अब वहां पर वैल्यू जो है वो मैटर नहीं करती है। और जो अपना लास्ट पॉइंट है वो क्या है कि जो ऑडिटर है वो कंपनी में पिछले 2 सालों में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, यानी वो जिस भी ईयर में ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है, लेट्स से 2020 की वो ऑडिट एक्सेप्ट कर रहा है तो फिर 19 और 18 में वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, उससे पहले एम्प्लॉय हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब अपन 2-3 चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। हमने पॉइंट नंबर 1 में याद है ये देखा था कि 2% वाली होल्डिंग है या 50,000 वाले शेयर्स है, तो वो जो है ना वो हमें इंडिविजुअल के नहीं देखने हैं, वो हमें सबके साथ में देखने हैं। किसके, पार्टनर, स्पाउस, पेरेंट, सिबलिंग, चाइल्ड, यानी इन सब लोगों के कंबाइन करके आपको वैल्यू देखनी है, इंडिविजुअल वैल्यू नहीं देखनी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें, जो अपनी वैल्यू थी 5 लाख वाली है ना, हमने जो लोन वगैरह लिया था, लोन के केस में भी जो आपको देखना है वो कंबाइन देखना है, किसका, ऑडिटर का, आपकी फर्म का और आपके पार्टनर्स का, ठीक है। इन तीनों का आपको कंबाइन देखना है, इंडिविजुअल आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो वो यहाँ पर नोट नंबर 3 में गिवन है। इसके बाद में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है इसी इंडेटनेस वाले पॉइंट का, तो ये चीज याद रखना कि अगर वो लोन जिससे ले रहा है उसका नॉर्मल बिजनेस ही लोन देना है, लेट्स से बैंक, यानी ऑडिटर जो है उसने बैंक से लोन लिया लेट्स से 10 लाख रुपए का, ठीक है। अब वो उस बैंक की ऑडिट करने के लिए आया तो क्या उसको सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माना जाएगा, क्या नहीं माना जाएगा। क्यों, क्योंकि बैंक का काम ही लोन देना है, तो वो लोन तो ले ही सकता है बैंक से। तो जिस एंटिटी का काम, जैसे बैंक हो गए, एनबीएफसी हो गए, इनका काम ही है ना लोन देना, तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है, तो फिर उस सिचुएशन में क्या नहीं होगा, वो सब्सटैंशियल कॉन्फ्लिक्ट में फॉल नहीं करेगा, ठीक है। चलो अब इसके बाद में नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब क्या होता है कि आपका अपना मुंह बंद रखना है, टेप लगा लो, आपको इंफॉर्मेशन मिली होगी, ऑब्वियस सी बात है, एक ऑडिटर है तो उसको ऑडिट करते टाइम बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी कंपनी से, उसके एम्प्लॉयज से, डॉक्यूमेंट से, रिकॉर्ड से, तो उसको क्या करना है, वो पूरी इंफॉर्मेशन को एकदम टॉप सीक्रेट रखना है, उसको डिस्क्लोज नहीं कर देना चाहिए मार्केट में, ठीक है। तो ये उसकी क्या बनती है, एक ड्यूटी बनती है। अगर उसने अपना मुंह खोला, यानी ऐसे इंफॉर्मेशन जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। अगर उसने ऐसी इंफॉर्मेशन जाकर डिस्क्लोज कर दी है तो फिर उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, उसके ऊपर अगेन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगेगा, ठीक है। और ऑल्सो एक चीज याद रखना कि ये जो वाला प्रिंसिपल है ये एप्लीकेबल होता है प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट पे। याद है हमने बिगनिंग में बात की थी कि आपकी जो एंटिटी है, आप पहले उसके साथ प्री एंगेजमेंट मीटिंग करोगे और वहां पर आप बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करते हो, बहुत सारी बातें एक दूसरे को बताते हो, तब तक वो आपको क्लाइंट नहीं बना है ना, एंगेजमेंट लेटर साइन नहीं हुआ है, तो तब क्या आपको ऐसा करना है कि चलो ठीक है, अब मैंने इन्फॉर्मेशन ले ली है, आप देखेंगे लेटर साइन होता है नहीं होता, क्या पता नहीं भी हो, तो अभी तक वो क्लाइंट बना नहीं है और आप जाके अपना मुंह खोल दिया, नहीं, आपको क्लाइंट की तो मेंटेन करनी ही है इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। प्रोस्पेक्टिव बनने वाला क्लाइंट है, अभी एक्सेप्ट करोगे आप तो उसकी भी मेंटेन करनी है, ऐसा नहीं है मुंह खोल दिया जाके, ठीक है। अब ये बोला है कुछ कुछ आपको बातें ध्यान रखनी है,
कि आपको जो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है, तो आप क्या क्या बातें ध्यान रखोगे। सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो है ना, आप उसका मिसयूज नहीं करोगे, खुद के लिए यूज नहीं करोगे। जैसे हम पढ़ते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल इनसाइडर ट्रेडिंग हो गया, तो आपने वैसे यूज कर लिया उस इन्फॉर्मेशन का, शेयर खरीद लिए कि भाई फ्यूचर में प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। इसके अलावा जो आपका ऑडिट स्टाफ है और आपकी जो ऑडिट फर्म है, वहां पर भी आपको मेंटेन करनी है। दैट मीन्स जिसको जरूरत नहीं है ना, उसको मत बताओ। आप अपने पार्टनर सुना के बता रहे हो, गॉसिप दे रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, ऐसे कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अपनी इंफॉर्मेशन आपको जरूरी था जानना, अपने पास में रखो। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आपने ऑडिटी यानी कंपनी में गए और कंपनी के हर एम्प्लॉय को जाके बता दिया, क्योंकि कंपनी में भी ऐसा होता है कि सबको सब कुछ पता नहीं होता है। तो आप ऐसा भी मत अज्यूम करना कि कंपनी के जो लोग हैं, नहीं, जरूरत नहीं है, मत बताओ। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक है सोशल एनवायरनमेंट में भी आपको इन्फॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखना है। दैट मीन्स तुमने सुना होगा जैसे सीए या सीएस प्रोफेशनल्स की ऐसे कभी कभी पार्टीज वगैरह अरेंज हो जाती है ना बिजनेस मीट्स के बाद में चिल करने के लिए, तो वहां पर आपने क्या करा, अपना मुंह खोल दिया, इंटॉक्सिकेट होकर कुछ नशे वशे कर लिए और आपने इंफॉर्मेशन लीक कर दी दूसरों को। तो ऐसा भी कुछ नहीं करना है। इनएडवर्टेंट यानी गलती से भी अगर आपने डिस्क्लोज किया तो हम आपके ऊपर क्या लगा देंगे, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट लगा देंगे। ठीक है, तो क्या करो, अपना मुंह बंद रखो। यहाँ पर लिखा हुआ है मिसकंडक्ट में फॉल आप कर जाओगे। ठीक है, चलो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या रहेगा, प्री कंडीशंस, यानी कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी ऑडिट को एक्सेप्ट करने से पहले। प्री मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली पहले। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, FRF या फिर नॉर्मली रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। FRF क्या होता है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। RF क्या हो गया, नॉर्मल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। तो चाहे आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, चाहे आप सेक्रेटेरियल ऑडिटर हो, आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी ऑडिटी है वो रिपोर्टिंग प्रॉपर कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो कंपनी है वो अकाउंट्स वगैरह बनाती है, लेकिन वो क्या बोलती है, हम AS या इंड AS फॉलो ही नहीं करेंगे, हम अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, हम अपने बैलेंस शीट का एक नया ही फॉर्मेट लेकर आ जाएंगे। अरे जो एप्लीकेबल हो रहा है कंपनीज के ऊपर, आपको वही तो अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ही देखो कि आपकी कंपनी जो काम कर रही है, जिसमें इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कर रही है, चाहे फाइनेंशियल चाहे नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल में मान लो बोल रही है हम कंपनीज एक्ट नहीं मान रहे, या हमारे ऊपर जो SS एप्लीकेबल होते हैं सेक्रेटेरियल स्टैंडर्ड्स, हम वो नहीं मान रहे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है फिर आपको। ठीक है, तो इसीलिए ये सब चीजें आप पहले नोटिस कर लो, और आपको लगता है रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क सही है, ठीक है, तो आप ऑडिट एक्सेप्ट करो। तो पहले अपनी प्री कंडीशन क्या हो गई, आपका रिपोर्टिंग जो फ्रेमवर्क है वो एकदम प्रॉपर होना चाहिए। सेकंड, आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैनेजमेंट बोल रहा है हम आपको कुछ काम करके नहीं देंगे, कुछ नहीं, मतलब हमें आपको जैसा करना है, जो करना है खुद करो, खुद जाके इंफॉर्मेशन लो, खुद कंट्रोल लगाओ, ये करो वो करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैनेजमेंट अपनी ड्यूटीज प्रॉपर कर रहा है तभी तो आप ऑडिट प्रॉपर कर पाओगे। अब यहाँ पर मैनेजमेंट की कुछ ड्यूटीज दे रखी हैं। ठीक है, एक तो वो हो ही गई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वाली, उसके अलावा आप प्रॉपर क्या करोगे, इंटरनल कंट्रोल लगाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉड को रोकने के लिए। ऑडिटर आपसे जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा है आप उसको प्रॉपर इंफॉर्मेशन पे एक्सेस दोगे। मान लो कि उसको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए, ऐसे बोल दोगे पहले दी थी ना, पागल है क्या, वापस क्यों मांग रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है, वापस से भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी आपको उसको। और अगर मान लो आपकी किसी एम्प्लॉय से बात करना चाहता है तो आपको उसको भी क्या प्रोवाइड करनी है, एक्सेस। तो ये सब मैनेजमेंट की ड्यूटीज हैं जो आप पहले प्री एंगेजमेंट मीटिंग में डिस्कस कर लो कि आप ये मानोगे ना, बिल्कुल, तो ही मैं ऑडिट करूंगा। अगर आपको लगता है कि वो नहीं मान रहा तो ऑडिट एक्सेप्ट मत करो। ठीक है, तो वही वाली चीज बोली है कि अगर कोई लिमिटेशन लगा दिया आपके ऊपर, मैनेजमेंट आपको क्या बोल रहा है, नहीं हम आपको एम्प्लॉयज को एक्सेस करने नहीं देंगे, आप किसी से बात नहीं कर सकते, आप डॉक्यूमेंट नहीं ले सकते हो, आपको इतने से टाइम पीरियड में, लेट्स से 15 डेज में ऑडिट करके देनी है, तो वो आपके ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है ना, रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। तो रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है और आपको लग रहा है कि इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से मैं ऑडिट ढंग से नहीं कर पाऊंगा, मेरा ओपिनियन प्रॉपर नहीं आ पाएगा, आपको पता है ये चीज, तो अब फिर उस सिचुएशन में आप क्या करो, वहां पे एक्सेप्ट ही मत करो, मना कर दो, विड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज लिमिट्स। अब याद है हमने बिगिनिंग में बात की थी, एक सर्टिफिकेट देना होता है जिसमें आप बताते हो कि हम विद इन द लिमिट्स काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा था कि स्टैट्यूटरी में 20 के लिमिट्स हैं और सेक्रेटेरियल में
10 और 5 की लिमिट्स है, ठीक है। तो अभी हम वो लिमिट देखने वाले हैं। स्टैट्यूटरी का हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो बेसिक हमें पता है। हमें किसका पढ़ना है? सेक्रेटेरियल का पढ़ना है, ठीक है। तो अब आ जाओ जल्दी से। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज की लिमिट्स लगाई क्यों जाती है? बिकॉज हमें पता है कि इतने सारे ऑडिट्स वो एक साथ करेगा अगर, तो उसका जो ओपिनियन है वो एकदम ट्रू एंड करेक्ट नहीं आ पाएगा। और ऑल्सो ऑडिट सिर्फ और सिर्फ क्या देता है? रीजनेबल अश्योरेंस, एब्सोल्यूट अश्योरेंस नहीं देता है। क्यों? क्योंकि ऑडिट में भी रिस्क है कि आपने ओपिनियन दिया, तो हम पढ़ते हैं ना वो सैम्पलिंग वगैरह करता है, इन डेप्थ नहीं चेकिंग करता है टाइम कम होने की वजह से, तो ओपिनियन जो है वो सही हो इसके चांसेस तो कम ही है ना, मतलब। तो रीजनेबल अश्योरेंस दे रहा है ऑडिट रिस्क की वजह से, इसीलिए अब आप इतनी सारी ऑडिट एक साथ ले लोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अभी जो मैंने कुछ वर्ड्स बोले, सैम्पलिंग, इन डेप्थ, ऑडिट रिस्क, ये जिसको नहीं पता डोंट वरी, हम डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में 13 वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी के लिए आप क्या याद रखो? ऑडिट रिस्क है, इसकी वजह से लिमिट लगाई गई, ठीक है। चलो अब हम देख लेते हैं आईसीएसआई ने क्या क्या लिमिट्स इशू करे हैं। अब यहाँ पे आईसीएसआई के गाइडलाइंस हैं, जो ये ब्लू वाला पोर्शन है वहां पर तुम्हें दिख जाएगा कि यहाँ पे मीटिंग्स के नंबर दे रखे हैं कि ये जो लिमिट्स थी वो किस किस मीटिंग्स में डिसाइड की गई थी। तो ये अगर आपको लर्न करना है तो आप कर लो, नहीं करना तो आप स्किप भी कर सकते हो। तो अब देखो सबसे पहले क्या बोला है कि एक पीसीएस या अगर एक हम पार्टनर की बात करें तो वो कितनी रिपोर्ट्स इशू कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ 10 ऑडिट रिपोर्ट्स वो इशू कर सकता है, ठीक है। 10 के लिमिट्स है। इसके बाद अगर आपकी जो यूनिट है पीयर रिव्यूड है तो पीयर रिव्यू वालों को एडिशनल बेनिफिट गिवन है कितने का? 5 का, ठीक है। तो नॉर्मल केस में 10 कर सकते हो। पीयर रिव्यू करवा रखा है अगर आपने, पीयर रिव्यू क्या होता है? अगर आपने आपके जो एक सुपीरियर सीएस, एक्सपीरियंस सीएस है, उससे अपने आप को चेकिंग करवा के रिपोर्ट ले रखा है, सर्टिफिकेट ले रखा है आईसीएसआई से, तो उस सिचुएशन में आप पीयर रिव्यूड हो जाते हो, तो आपको एडिशनल 5 की लिमिट मिलेगी। पीयर रिव्यूड भी किसी को नहीं पता है तो डोंट वरी, चैप्टर 17 पूरा चैप्टर ही है पीयर रिव्यू का, ठीक है। तो हम वहां पे भी डिटेल देख लेंगे। तो अभी के लिए याद रखो, नॉर्मली 10 होते हैं, पीयर रिव्यू करवा रखा है तो फिर 5 हो जाती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, नंबर ऑफ एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट। अब ऊपर तो हमने किसकी बात की थी? सेक्रेटेरियल ऑडिट की बात की थी। यहां हम किसकी बात कर रहे हैं? एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस की बात कर रहे हैं। यानी यहां पर जो सेबी की जितने भी गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो रही हैं एक एंटिटी के ऊपर, लिस्टेड के ऊपर ऑब्वियसली, तो सेबी की गाइडलाइंस का कंप्लायंस चेक करने के लिए अगर एक कंपनी पीसीएस को अपॉइंट कर रही है तो तब वो जो रिपोर्ट देगा वो कौन सी देगा? एनुअल सेक्रेटेरियल कंप्लायंस। और जो नॉर्मल ऊपर था सेक्रेटेरियल ऑडिट, वहां पर वो सारी की सारी जो लॉज एप्लीकेबल है, कंपनीज एक्ट, सेबी, फेमा, इसके अलावा जो भी लॉज एप्लीकेबल है सबकी चेकिंग कर रहा है। लेकिन सेकेंड वाले पॉइंट में सेबी वाली, तो लिस्टेड वाली, तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है सेबी कंप्लायंस इतनी सारी होती है और हमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि सब कुछ सही से है या नहीं है, तो इसीलिए लिमिट्स जो है वो कम कर दी, क्योंकि हम चाहते हैं चेकिंग एकदम अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बोला है? 5 मिलेंगी, लेकिन अगेन अगर पीयर रिव्यूड है तो आपको एडिशनल 5। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 + 5 था और ऊपर क्या था? 10 + 5 था, ठीक। चलो अब आपको पॉइंट नंबर 3 में क्या गिवन है कि यहां पर ये कुछ कंपनीज दे रखी हैं, जिन कंपनीज की ऑडिट या फिर जो हमने बात की थी ऑडिट रिपोर्ट, सेक्रेटेरियल कंप्लायंस रिपोर्ट वाली, वो सिर्फ और सिर्फ पीयर रिव्यूड यूनिट्स ही दे सकती हैं। यानी पीयर रिव्यू वाले फॉर्म की इंपॉर्टेंस बता दी है, ठीक है, कि ये इस टाइम पीरियड के बाद से ऑडिट करवाएंगे या रिपोर्ट लेंगे तो वो पीयर रिव्यूड वालों से ही लेंगे। तो अब क्या बोला है कि 1 अप्रैल 2020 से जो टॉप 100 कंपनीज होंगी मार्केट कैप के बेसिस पे ऑब्वियसली, वो अपनी ऑडिट वगैरह करवाएंगी, तो वो नॉर्मल यूनिट से नहीं करवा सकते, वो सिर्फ किससे करवाएंगी? पीयर रिव्यूड से, ठीक है। 1 अप्रैल 2021 से टॉप 500, देन ऑल लिस्टेड कब से? 2022 से, और ऑल कंपनीज 2023 से। तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंस बता दिया कि अब अगर किसी भी कंपनी को क्या करवानी है अपनी ऑडिट, तो वो सिर्फ किससे करवाएगी? पीयर रिव्यू से 2023 के बाद में। तो मतलब जितने भी फर्म्स हैं उन सबको अपना क्या करवाना पड़ेगा? पीयर रिव्यू, अगर वो चाहते हैं ऑडिट करना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक सिंपल सा ही है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। अब देखो हमने बिगनिंग में बात की थी कि वो दो पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। क्यों? हम चाहते हैं
कि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वगैरह नहीं हो, टर्म्स एंड कंडीशन, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सब कुछ आप उसमें पहले से ही मेंशन कर दो, ठीक है। तो अगर कोई प्रॉब्लम भी होती है तो फिर आपके पास में वो एक एविडेंस होगा कोर्ट में जाने के लिए। इसके बाद क्या बोला है, आप उसको हर साल क्या करो, रिव्यू करो, चेक करो कि अगर आपको लगता है कोई चेंजेस है तो फिर चेंजेस करो, ठीक है। अगर आपको लगता है चेंजेस नहीं है तो मत इशू करो, ठीक है। मतलब आपको री इशू करने की जरूरत नहीं है, बट चेक कर लो कि सब कुछ प्रॉपर है। प्रॉब्लम लगे फिर उसके बाद चेंज करो। चलो अब आते हैं हम इसके बाद में, अब इसका फॉर्म एंड कंटेंट। अब देखो फॉर्मेट जो है ना वो किसी लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर्मेट आईसीएसआई ने प्रिस्क्राइब किया है कि आप ये यूज कर लो, लेकिन अगेन कंपलसरी नहीं है। ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, ऑडिटर ऑडिटी की चॉइस के ऊपर कि उनको कैसा फॉर्मेट यूज करना है। और कंटेंट्स क्या होंगे ये भी अगेन कौन डिसाइड करते हैं, ऑडिटर ही डिसाइड करता है और ऑडिटी ही डिसाइड करता है अपने अकॉर्डिंग। लेकिन आईसीएसआई ने सजेशन दे दिए कि ये सब तो बेसिक है ही है, ठीक है। तो आप देखो इसके दो कंटेंट्स होते हैं, एक होता है जनरल और एक होता है स्पेसिफिक। जनरल का मतलब ये है कि ये सारे पॉइंट्स तो लेटर में आने ही आने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक का मतलब है हमेशा ये पॉइंट्स आप नहीं इंक्लूड करोगे, कभी कभी इंक्लूड करोगे, कभी कभी आप इंक्लूड नहीं करोगे, फाइन। तो देखो जनरल में क्या बोला, स्कोप ऑफ ऑडिट, प्लानिंग वगैरह अगर आपको करनी है तो वो सब कुछ आ जाएगा। ऑडिट की कम्युनिकेशन किस तरीके से करोगे, रिजल्ट्स क्या होते हैं, ऑडिट का ओपिनियन, कैसे आप ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे, ठीक है। देन मैनेजमेंट जो है वो आपको सारे के सारे रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करेगा, तो मैनेजमेंट की ड्यूटीज आ जाएंगी। देन ऑडिट का टाइम पीरियड आ जाएगा। देन एमआर पढ़ते हैं हम लोग, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशंस, वो सब कुछ आ जाएगा। ऑडिट फीस, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीस तो वो चार्ज करेगा ही ना, और अगर उसने अपने खुद के कुछ एक्सपेंसेस करे हैं अपने आउट ऑफ पॉकेट तो रिएम्बर्समेंट लेगा। तो ये सब चीजें तो बेसिक हैं जो लेटर में आनी ही आनी होती है, फाइन। इसके बाद में हम लोग चलते हैं कुछ स्पेसिफिक चीजों के ऊपर जो हमेशा नहीं आती। अब देखो फॉर एग्जांपल जो ऑडिटर है वो किसी एक्सपर्ट की हेल्प ले सकता है ना, कि कभी कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा या उसको किसी चीज के बारे में खुद को नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपर्ट की हेल्प ली या अदर ऑडिटर्स की हेल्प ली तो वो उसको ले सकता है, ठीक है। इसके अलावा मान लो कि उसने जो प्रीवियस ऑडिटर था सब कुछ अरेंजमेंट्स करे हैं, कुछ डिस्कशंस करी हैं, कुछ ऐसा प्रूफ था जो उसने पहले कलेक्ट कर लिया था, आप उसको यूज करने वाले हो, वो सब कुछ ले लो, ठीक है। इसके अलावा मान लो अगर कंपनी ने कोई रेस्ट्रिक्शन लगाया है किसके ऊपर, ऑडिटर के ऊपर, तो वो रेस्ट्रिक्शन वगैरह भी जो है, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से ऑडिट ही नहीं कर पाओ, तब तक को डिक्लाइन करना है। मान लो कि नॉर्मल सा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है, कि आप इतने टाइम में जो है वो ऑडिट कर लो, टाइम पीरियड थोड़ा सा हो गया, तो अगर वो एडजस्टेबल है तो वो सारी चीजें है ना, कोई एडिशनल सर्विसेज आपकी हम लोग हेल्प ले रहे हैं, लेट्स से हमने कुछ एडवाइस वगैरह लिया आपसे, तो वो सब बेसिक बेसिक जो सर्विसेज हैं वो सब कुछ आप उसमें लिख दो, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है कि अगर कंपनी उसको बोल रही है कि आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ऑडिट का डॉक्यूमेंटेशन है, वो आप किसी और पार्टी को भी प्रोवाइड करो, ठीक है। मतलब किसी से हम कंपनी एडवाइस वगैरह ले रही होगी तो उस सिचुएशन में वो बोल सकती है। तो अगर कुछ भी एक्स्ट्रा चीजें है ना जो नॉर्मली नहीं होती तो वो स्पेसिफिक कंटेंट में आ जाएगा, ओके। चलो अब एक जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, उसमें क्या बोला है कि जब एक पेरेंट कंपनी का ऑडिटर कंपोनेंट का भी ऑडिटर है, कंपोनेंट में कौन कौन आ जाएंगे, उसके सब्सिडरी कंपनीज आ सकती हैं, एसोसिएट कंपनी आ सकती है वहां पे। तो ये बोल रहा है कि जब दोनों का ऑडिटर कॉमन है तो क्या कोई जरूरत है कि हम सेपरेट ऑडिट एंगेजमेंट लेटर ले, या हम दोनों के लिए पेरेंट और कंपोनेंट दोनों के लिए एक ही लेटर इशू कर दें। तो वो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा है, तो ये बोल रहा है कि कंपलसरी नहीं है कि आप अलग ही इशू करो, ना ही कंपलसरी के है कि आप एक ही इशू करो। आप क्या कर सकते हो, ये सारी बातें ध्यान में रख लो और इसके अकॉर्डिंग्स में आप डिसाइड कर लो कि हमें एक ही इशू करना है या हमें अलग अलग, ठीक है। तो अब देखो क्या क्या चीज है, पहले तो अब देखो अपॉइंटिंग अथॉरिटी, मान लो दोनों की ही अपॉइंटिंग अथॉरिटी सेम है, यानी जो डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हैं वो कॉमन डायरेक्टर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या आप अलग से रिपोर्ट दोगे या सेम ही रिपोर्ट में आप दोनों का कंटेंट दे दोगे, ठीक है। इसके अलावा कहीं पे लॉ में तो कुछ नहीं लिख रखा है। देन ओनरशिप, लेट्स से जो पेरेंट कंपनी है
वो होल्डिंग है और कंपोनेंट होली ओन सब्सिडरी है, तो दोनों सेम ही तो हो गई तरीके से, वैसे सेपरेट लीगल एंटिटी है लेकिन 100% आपके पास में ओनरशिप है ना उसकी, तो फिर उस सिचुएशन में तो आपकी होली ओन सब्सिडरी है, पूरा ही कंट्रोल है, तो 2 लेटर लेके क्या ही कर लोगे, एक ही इशू कर लो। लेकिन मान लो अगर आपका जो कंट्रोल है एसोसिएट है, सिर्फ 20% का है, 80% औरों का है, तो आपको लग सकता है कि अलग अलग इशू कर लो, तो कंट्रोल या ओनरशिप देख लो, ठीक है। चलो, तो वैसे तो अब यहां पर हम कह सकते हैं कि जो अपना चैप्टर है वो हो गया है कंप्लीट। अब हमें इसका जो CSAS, हमने चैप्टर नंबर 8 में बात की थी 4 CSAS होते हैं, तो अब जो CSAS 1 है ऑडिट एंगेजमेंट का, वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी, बिकॉज मैंने क्लास में भी कहा था कि जो अपने CSAS है ना उसमें वही कंटेंट दे रखा है जो अपना पूरा चैप्टर है, दैट मीन CSAS को ही इलेबोरेट करके चैप्टर्स बनाए। तो हम कह सकते हैं अगर हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, ठीक है, तो हमें CSAS में क्या कंटेंट है वो वैसे ही आ जाएगा, बस हमें इसको पढ़ने की जरूरत की होती है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि फॉर्मेट कैसे दे रखा है इसका, पहले क्या है फिर क्या है और किस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर रखा है, तो कंटेंट तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो हमें बस इसको पढ़ना नहीं है, हमें ओनली टॉपिक देखने हैं, तुम खुद देख लेना कंटेंट तुम्हें आता होगा पहले से। चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, याद है सिचुएशंस हमने पहले ही बात कर ली थी, न्यू रेकरिंग चेंजेस सेम टू सेम वापस से गिवन है, ओके। अब आज यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड डेफिनेशंस हैं जो भी बेसिक ही हैं, लेकिन क्योंकि इसमें गिवन है तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं। देखो सबसे पहले आपको डेफिनेशन किसकी गिवन है, ऑडिटर की। अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो क्या लिख देते हैं, CA भी लिख देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम CSAS पढ़ रहे हैं तो इसीलिए यहाँ पे CA नहीं आएगा, सिर्फ कौन आएगा, CS आएगा। तो ऐसा मत लिख देना मेंबर ऑफ ICAI एंड ICSI, नो, इसके अकॉर्डिंग ICSI ही रहेगा, ठीक है। तो चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो फर्म हो, दोनों यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक, ओके। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 में किसकी बात कर रहा है, ये मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो इसने मैनेजमेंट में 2 लोगों को इंक्लूड करा है, एक तो किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और एक किसको, ऐसे पर्संस जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कंपनी गवर्नेंस की और कंप्लायंस की। तो 2 कौन कौन है, फर्स्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और सेकंड ऐसे लोग जिनको गवर्नेंस और कंप्लायंस की क्या दे रखी है, कंपनी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रखी है। अब ऐसे लोग कौन हो सकते हैं, इसको भी अगेन एलैबोरेट कर दिया, ठीक है, कि ऐसे लोग कौन हो सकते हैं। तो उसमें कौन कौन आएंगे, एक तो की मैनेजरियल पर्सनल, KMP कौन होते हैं, जो हमने कंपनीज एक्ट डेफिनेशन में पढ़ रखे हैं, देख लो यहाँ पर गिवन है, CEO, MD, मैनेजर, CS, होल टाइम डायरेक्टर, CFO और एनी अदर ऑफिसर नॉट मोर देन 1 लेवल बिलो डायरेक्टर्स। तो सबसे पहले हमने क्या बोला कि जो ये वाले लोग हैं जिनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें KMP आएंगे जो कंपनीज एक्ट में डिफाइंड है। इसके बाद में सीनियर मैनेजमेंट आएगा जो LODR में डिफाइंड है। तो अब हमने सीनियर मैनेजमेंट देखना है, तो यहां पर आ जाओ। सीनियर मैनेजमेंट में क्या बोला, ऑफिसर्स और पर्सनल किसके, लिस्टेड एंटिटी के, जो कि किस में आता है, मैनेजमेंट टीम। लेकिन याद रखना सीनियर मैनेजमेंट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो तो हमने पहले अलग से देख ही लिया ना। तो बोर्ड के अलावा जो 1 लेवल बिलो वाले सारे के सारे ऑफिसर्स हैं वो सब आ जाएंगे। तो कंप्राइज ऑल द मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट 1 लेवल बिलो। किस किस के बिलो वाले, CEO, MD, WTD यानी KMP के बिलो वाले जो भी लोग हैं। प्रॉपर पूरे KMPs नहीं आ रहे यहाँ पे, लेकिन CEO, MD, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर, इन सबके बिलो वाले आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें सीनियर मैनेजमेंट में कौन इंक्लूड होगा, एक तो CS इंक्लूड होगा और एक CFO भी इंक्लूड होगा, ओके। चलो अब इसके बाद में आ जाओ यहाँ पे, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। अभी जो हमने बात की थी वो हमने किसके बारे में बात की थी, कंपनी के बारे में, कि कंपनी में कौन होंगे KMP और कंपनी में ही कौन होंगे सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमारा ऑडिटी कंपनी ही हो, अपने ऑडिटी LLP भी हो सकती है, फर्म भी हो सकती है। तो इसने बोला है कि जो पर्संस गवर्नेंस और कंप्लायंस का ध्यान रखेंगे कंपनी में, वो तो कौन कौन थे, KMP और सीनियर मैनेजमेंट। लेकिन कंपनी के अलावा मान लो LLP है, तो LLP में कौन ध्यान रखेंगे, पार्टनर्स या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। प्रोप्राइटरशिप है तो कौन ध्यान रखेगा, ओनर या कोई एम्प्लॉय होगा उसका, ठीक है। तो ये चीज याद रख लेना वहां पे। तो कंपनी में अलग है, इनमें अलग है, ओके। और पॉइंट नंबर जो 6 है हमारा, वो तो क्या है, प्रीवियस ऑडिटर। तो ये कौन होता है ऐसा ऑडिटर
जिसने हमसे पहले क्या करा हो, ऑडिट कंप्लीट करी हो, या फिर उसने ऑडिट कंप्लीट नहीं करी है, उसके साथ में लेटर साइन हो गया था, वो कंप्लीट नहीं कर पाया किसी भी रीजन की वजह से, उसने रिजाइन कर दिया, कंपनी ने उसको निकाल दिया या कुछ भी। तो बेसिकली तुम ये बात याद रखो कि ऐसा कोई पर्सन जिसके साथ में कंपनी ने पहले ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन कर लिया, भले ही उसने ऑडिट कंप्लीट की हो या ऑडिट कंप्लीट नहीं की हो किसी भी रीजन की वजह से, लेकिन वो किस में माना जाएगा, प्रीवियस ऑडिटर में, बिकॉज ऑडिट एक्सेप्ट तो की थी उसने, कंप्लीट नहीं कर पाया तो क्या हुआ। चलो, तो ये सारी हमारी डेफिनेशंस होती हैं इसके साथ में कंप्लीट। अब चलते हैं CSAS 1 का जो बेसिकली पूरी समरी है, ठीक है, कि इसमें क्या क्या चीजें हमें बताई हुई हैं। तो देखो सबसे पहले तो क्या दे रखा है हमें, प्रोसेस, ठीक है। अब प्रोसेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके। सबसे पहले क्या होगा, प्री एंगेजमेंट मीटिंग होगी। पहले तो वो दोनों स्टेप्स आ जाएंगे आपके 1-to-1 वाला और टेंडरिंग वाला। उसके अकॉर्डिंग्स में प्री एंगेजमेंट मीटिंग हो जाएगी। इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, अपॉइंटमेंट हो जाएगा, लेटर साइन होगा। लेकिन लेटर साइन करने से पहले आप क्या दोगे, कम्युनिकेशन करोगे, किसके साथ में, प्रीवियस वाले के साथ में, और फिर 7 डेज का वेट करके और लास्ट में आप ऑडिट एंगेजमेंट लेटर साइन कर लोगे। तो प्रोसेस हम पहले देख चुके हैं, राइट। तो मैंने वही कहा था कि यहाँ पर कंटेंट नया नहीं है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा वही है, तो वापस पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले वाले को ही लिख कर आना है। बस ये याद रखना कि CSAS 1 आए तो इस सीक्वेंस में लिखना है हमें, कि पहले प्रोसेस के बारे में बताना है, फिर लिमिट्स अभी पढ़ी हमने 10+5 और 5+5 वाली, वही सेम कंटेंट है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट याद है हमने पढ़ा था वहां पर। अच्छा, यहाँ पे कंपनीज एक्ट वाला मत लिख देना। कौन सा वाला है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो CS एक्ट वाला है, ठीक है, जिसमें वो दो चीजें थी कि कॉमन आ रहा है ऑडिटर, या वो एम्प्लॉयमेंट वाला, इंडेटनेस वाला, वो सब कुछ। फिर हमने क्या देखा था, कॉन्फिडेंशियलिटी, अगेन सेम टॉपिक है। और लास्ट में क्या आ गया, चेंजेस इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। तो ये भी हमें पता है कि अगर हम कोई भी चेंजेस वगैरह करते हैं तो उस सिचुएशन में आपको न्यू लेटर इशू करने की जरूरत है, या आप एग्जिस्टिंग में चेंजेस कर लो। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीजें एक्स्ट्रा गिवन है कि अगर आप चेंजेस करवा रहे हो ना, तो आपको कुछ कुछ बातें ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक तो होगी देखो कंसेंट। एक बात बताओ, सिर्फ ऑडिट ही बोले चेंज करने के लिए और ऑडिटर एक्सेप्ट ही नहीं करे, चेंजेस वैलिड होंगे क्या, नहीं। तो चेंजेस तभी वैलिड होंगे जब दोनों पार्टीज क्या करेंगी, मानेंगी कि हाँ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। और उसके अलावा जो चेंजेस हैं वो इस तरीके से चेंजेस आपको नहीं करवाने हैं कि उसकी वजह से जो ऑडिटर का ओपिनियन है ना वो चेंज ही हो जाए, ठीक है। अब मान लो कि जो कंपनी है ना, कंपनी को क्या लग रहा था कि ऑडिटर का जो ओपिनियन है वो क्या आ सकता है, डिस्क्लेमर आ सकता है, ठीक है, या उसका ओपिनियन एडवर्स आ सकता है। तो वो बोल रही है कि आप है ना इस डिपार्टमेंट को चेक ही मत करो। उनको पता है कि डिपार्टमेंट को चेक करेंगे तो एडवर्स आएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट एकदम खराब है। वो क्या बोल रही है, हमारे पास टाइम नहीं है, आप इस डिपार्टमेंट को चेक ही मत करो, छोड़ो, जाने दो, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो चाहती है कि उसका ओपिनियन जो है ना वो एडवर्स नहीं आए, क्वालिफाइड आ जाए। तो ये तो गलत है ना, आपने चेंजेस ऐसे करवाए हैं कि आप उस बंदे का ओपिनियन ही चेंज करवा रहे हो। तो इसीलिए ऑडिटर को जो है ना ये सब चीजें ध्यान में रखनी है कि वो ऐसे चेंजेस पे अग्री नहीं करे जिसकी वजह से उसका ओपिनियन चेंज हो जाए। या मान लो जो मैनेजमेंट है वो आपसे क्या बोल रहा है कि अभी तक जो आपने ऑडिट की है ना वो तो ठीक है, लेकिन अब हमको वो चेंजेस करने हैं, ठीक है। तो अगर हम जो चेंजेस कर रहे हैं ना उसके बाद के एविडेंसेस मानो, चेंजेस करने से पहले आपने जो एविडेंसेस कलेक्ट करे हैं ना उनको मानो ही मत, उनको डिसरिगार्ड कर दो। क्या ये चीज सही है? नहीं, पहले जो भी एविडेंसेस मिले हैं वो भी आपको मानने पड़ेंगे, एंड में आपको जो मिलेंगे वो भी मानने पड़ेंगे। तो ऐसी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन में चेंजेस एक्सेप्ट मत करना जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि मेरा ओपिनियन चेंज हो रहा है, या जिसकी वजह से शेयर होल्डर्स के साथ गलत हो जाएगा, ठीक है। वैलिड चेंजेस आपको लग रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो ही आप क्या करो, उसको एक्सेप्ट करो। चलो, तो इसके साथ में अपना चैप्टर नंबर 12 होता है कंप्लीट। तो ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक तो अपना पूरा चैप्टर और फिर उसी चैप्टर को समराइज फॉर्म में करके क्या गिवन है, CSAS 1। तो चैप्टर पढ़ लिया तो CSAS 1 तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। चलो, थैंक यू।